इनके बारे में काफ़ी लोग बात कर रहे हैं। सभी टेलीविज़न चैनल्स पे ये डिबेट चल रहा है। नेपाल के बारे में उतना डिबेट नहीं हुआ है क्योंकि हमारे जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स और स्ट्रैटेजिक जो कल्चर है, वो हमारे स्ट्रैटेजिक कम्युनिटी में लोगों ने नेपाल को इतना तवज्जो नहीं दिया और इसीलिए नेपाल में आपकी सबसे बड़ी आपकी जो लिंक थी वो क्या थी, या सबसे बड़ा एसेट क्या था नेपाल के संदर्भ में? वो था आपका सॉफ्ट पावर। आप हार्ड पावर नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं नेपाल के खिलाफ। बेटी बहू का रिश्ता है, हमारे खुद के रिश्तेदार हैं नेपाल में, और इंडियन आर्मी में 38 गोरखा बटालियंस। तो ये आपका सॉफ्ट पावर था कि भाई, जो मैंने कहा कि आप एक मेजॉरिटी हिंदू कंट्री है, हिंदू मेजॉरिटी कंट्री है, और वो एक हिंदू कंट्री था। और यहां तक हिंदू कंट्री की बड़ी जो हमारे में तो कई बदलाव आ गए, हमने हालात के साथ भी कॉम्प्रोमाइज किया। नेपाल ने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था क्योंकि नेपाल कभी किसी का गुलाम नहीं था। इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस होगा, इनडायरेक्टली किसी का वो होगा, लेकिन नेपाल किसी का गुलाम नहीं था। इसीलिए आप नेपाल में अगर आज भी जाएं तो वहाँ देखेंगे आप लोग कितने ट्रेडिशनल वे में ड्रेसअप करते हैं, उनके सिंदूर लगाने का ढंग उनकी, और जबकि वो ऐसे दे आर वेरी लिबरल इन देयर अप्रोच टू लाइफ। वहाँ जो विमेन्स इमेंसिपेशन है, आप उसको कोई ना वेस्टर्न कंट्री मैच कर सकता, कोई नहीं मैच कर सकता है वहाँ पे। नेपाल में जो औरतों की कद्र है और जितना वो लिबर्टी एंजॉय करती हैं। माता सीता का जन्म जनकपुर में हुआ था और वो बिल्कुल नेग्लेक्टेड प्लेस था टिल नरेंद्र मोदी साहब गए और आज उसको टूरिस्ट मैप पे डाल दिए। तो ये इतने अमरनाथ, पशुपतिनाथ, आप सोचिए, अमरनाथ, पशुपतिनाथ, उस सब चीजों को आपने स्पर्न कर दिया क्योंकि आप खुद पता नहीं आपने कौन सी वो उस समय वो सेक्युलरिज्म के नशे में थे, वो आपकी तरफ देख रहे थे, वो आपकी तरफ देख रहे थे, लेकिन आपने आप तो खुद जब उन्होंने देखा कि आप उनको किसी तरीके से मोटिवेट नहीं कर सकते हैं जहां तक उनके संस्कृति का सवाल है, तो वो फिर ड्रिफ्ट करना शुरू किए। और फिर कम्युनिस्ट ताकतें तो थी भी। तो आपने ये पूरी जो धरोहर जो थी, जिसने इस नेपाल की एक कंटिन्यूड संस्कृति बचाई रखी थी, वो था मोनार्की। जब तक मोनार्की थी तब तक एंटी कन्वर्जन लॉ था, समझे? और एंटी कन्वर्जन लॉ के कारण वहां पर नेपाल का जो आप स्वरूप देख रहे हो वो स्वरूप था। फिर ये जितने ये बड़ी शैतानी ताकतें हैं, ये जो मिशनरीज जो है, ये इवेंजेलिकल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, मैंने आपको बताया था ना, जब मैं किताब लिख रहा था द अनमेकिंग ऑफ नेपाल, तो मैं काठमांडू में घूम रहा था, तो वहाँ देखा वो एम्बेसी ऑफ फिनलैंड, एम्बेसी ऑफ नॉर्वे, और फिर मैंने लोगों से जानने की कोशिश की कि इनका क्या स्टेक्स है नेपाल में। चलो ब्रिटेन का तो है भी क्योंकि इनके सोल्जर्स वहाँ पे हैं, गोरखा सोल्जर्स है ब्रिटिश आर्मी में, ये क्या कर रहे हैं। तब पता चला कि ये सारे माओवादी को यही पैसे देते हैं, यही हथियार मुहैया करवा देते हैं, और सिर्फ इसलिए कि ये माओवादी आएंगे और इन्होंने ये एंटी कन्वर्जन लॉ उठाएंगे और फिर हम धड़ाधड़ पूरे नेपाल को हम क्रिश्चियन बना देंगे। और धड़ाधड़ कन्वर्जन हो रहे सर। जैसे ही इंटरिम गवर्नमेंट बनी माओवादियों की, इन्होंने पहला चीज किया कि उन्होंने बिना किसी डिमांड के, वहां केवल 4% मुसलमान, इन्होंने वो एंटी कन्वर्जन वो जो ये था लॉ था उसको हटा दिया इन्होंने। तो अब सवाल उठता है कि आखिर ये किंग ज्ञानेंद्र को बोलते हैं कि
नहीं वो ये था, वो ये करवा दिया, वो करवा दिया। चलो आपकी बात मान भी लेते हैं। ये बताओ कि जो कम्युनिस्टों को आपने बिठाया, क्या वो कम मर्डरस है? जो करोड़ों करोड़ों आदमी को मारने में जिसने। दूसरी बात, ये हमारे कुछ ये जो राजदूत लोग, 2-3 के बाद मैं काठमांडू जाता रहता था साहब, ये पता नहीं कहाँ किस हिंदुस्तान के किस हिस्से से, पहला चीज कि उनको नेपाल में कभी जाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि उनका दिल नेपाल के लिए कभी, मतलब वहाँ वो कोई एक जो पैशन होता है नेपाल के लिए वो उनमें नहीं था। दूसरा ये देखिए, काठमांडू में ये राजा के हटने के बाद ये तो अपने आप को फिर राजा समझते थे। तो एक ये भी कारण है, इन्होंने माओवादियों को वो किया। जब माओवादी, और मैं उस समय कहता था, आपको याद होगा मैंने कई आर्टिकल्स भी मैंने लिखे थे जहां मैंने कहा था कि देखो, ये माओवादियों और मेन स्ट्रीम कम्युनिस्ट पार्टी जो है, ये माधव नेपाल ओली वाली, इसमें कोई फर्क नहीं है। ये दोनों दो रास्ते हैं, एक मिलिट्री रूट है और एक पॉलिटिकल रूट है। हिंदुस्तान में भी यही है। लोग ज्ञान बांटने लगे कि नहीं, आप उसको नहीं समझते हैं, आप लेफ्ट पॉलिटिक्स को नहीं समझ। देखो चाइना के कहने पे दोनों आ गए साथ। ओली को आज अगर ओली प्राइम मिनिस्टर है, वो चीन के मेहरबानी के कारण है। आज अगर वो अभी बोल देना तो आधे घंटे में वो रिजाइन कर देगा। तो ये तो हमने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी है कि आपके पास जो सबसे बड़ी एसेट थी, सॉफ्ट पावर, वो आपने स्पॉइल कर दिया। कि आप तो पता नहीं आप बनना क्या चाहते हैं इस दुनिया में, क्या बनना चाहते हैं आप? You want to be a very good Roman Catholic, or you want to be a very good Shia, or you want to be a very good Sunni, और वो फ्रॉड प्लीज मेरे सामने कोई ना बोले कि नहीं 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 सब अच्छे हैं, सब बराबर है। अरे ठेका ले रखा है तुमने, तो फिर दीने इलाही में क्या खराबी थी? उसको भी कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दो। मैं बार बार मैं कहता हूं कि धर्म का मतलब है सेट ऑफ इंटरनल साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, सिद्धांत। और बार बार मैं कहता हूं कि जो किताब यह कहे कि धरती चपटी है, वो धर्म नहीं हो सकता, वो मजहब है। और क्योंकि वो अनसाइंटिफिक नहीं है, इसीलिए वो कन्वर्जन में बिलीव करता है, क्योंकि वो जानता है कि वो सीधे रास्ते कुछ हासिल नहीं कर रहे हैं। तो ये नेपाल को हमने, आप मुझसे पूछिए तो हमने टोटली मिसहैंडल किया। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो काला पानी वाला, ये उस एरिया में मैं गया हूँ, उस एरिया में मैं गया हूँ। एक साहब वो उसको महाकाली नदी बोलते हैं, उस तरफ नेपाल है, इस तरफ इंडिया है। कोई झगड़े का कोई स्कोप ही नहीं। आगे वो हेड वाटर्स, उसका कोई, वहां भी हम कहते हैं कि चलो ये रिजलाइन है, नॉर्मली रिजलाइन ही वो होता है, ये कुछ नहीं। ये तो इन्होंने वो चाइना के से वो सीख लिया, वो कार्टोग्राफी को कहते हैं, कार्टोग्राफिक एग्रेशन या कार्टोग्राफिक डिस्प्यूट बनाते रहो, नक्शे बनाते रहो अपने आप को। ये जस्ट आपको इम्बैलेंस करने के लिए। और जब से ये कम्युनिस्ट सरकार आई है, आपने देखा होगा कि इन्होंने कहा है कि चाइना को भी सार्क में ले लो। एक पाकिस्तान बोलता था और एक ये बोलता था। अब आप पूछेंगे कि सल्यूशन क्या है? नहीं, उसके पहले अब आपको समझ में आ गई कि कौन ताकतें चाहती थी कि मोनार्की खत्म हो जाए। अब आपको समझ में आ गई कि किंग बेरेंदर और उनके फैमिली की किसने हत्या करवाई हुई। माओवादी, चीन, ये यूरोपियन कंट्रीज हैं कि इन सब ने उसकी हत्या करवाई थी। इसीलिए आज तक आपको असलियत नहीं आई है सामने। नहीं तो वेस्ट में तो इतने बड़े बड़े वो क्या बोलते हैं यार, वो बॉब वुडवर्ड और कार्ल बर्नस्टाइन जैसे जर्नलिस्ट की पता नहीं सब कुछ पता लगाते, इसके बारे में कुछ पता ही नहीं चला। अरे हमसे पूछो ना।